नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया सेडिशन जैसे कानूनों का सच बोले। पहले खेल करते थे अंग्रेज, अब हमारी सरकार खेल करती है। केंद्र सरकार को लगी बड़ी फटकार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि CWC की बैठक से निकला 2024 की जीत का रोड मैप। कांग्रेस ने किया 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत का दावा। साथ ही साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि शिंदे के विधायकों की योग्यता की मांग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर को अहम निर्देश, क्या कहा आपको बताएंगे। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा भाजपा ने अवकाश रद्द कर विश्वकर्मा समाज का कर दिया है अपमान। और साथ ही साथ खबर में जिक्र होगा कि स्पेशल सेशन में केंद्र सरकार पर कांग्रेस प्रमुख खड़गे का वार, कहा कुर्सी छोड़ दीजिए, बात बात पर डराने से क्या होता है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सेडिशन जैसे कानूनों का सरकार करती है दुरुपयोग और 2024 में बीजेपी का होने जा रहा है सूपड़ा साफ, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया सेडिशन जैसे कानूनों का सच बोले। पहले खेल करते थे अंग्रेज, अब करती है हमारी सरकार। जी हाँ दोस्तों, सेडिशन लॉ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जड़ से खत्म करने पर आमादा हैं और एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि क्यों सेडिशन जैसे कानून समाज के लिए घातक हैं। उनका कहना था कि जब ये कानून बनाया गया था तब अंग्रेजी हुकूमत हमारे ऊपर शासन करती थी। वो अपने हिसाब से कानून की परिभाषा को बदलते थे क्योंकि उनको आंदोलनकारियों पर शिकंजा कसना होता था। अब ये काम हमारी सरकारें करती हैं। CJI ने ये बात महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कही। दोस्तों, आपको बता दें कि सेडिशन लॉ को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केंद्र तक को आईना दिखा चुके हैं। केंद्र की आपत्ति के बावजूद उन्होंने सेडिशन से जुड़े केस संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया है और ये केस बड़ी बेंच में भेजना इस वजह से भी जरूरी था क्योंकि 1962 का केदारनाथ केस इस कानून की दूसरी ही परिभाषा देता है। वो मानता है कि सेडिशन से जुड़ा कानून ठीक है और भारत में इसे लागू करने में कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, क्योंकि केदारनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला दे चुकी है, इसीलिए अब उस फैसले को अगर पलटना है तो उससे लार्जर बेंच की जरूरत होगी, या फिर यूं कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत होगी जो इस पर सुनवाई कर सके। और इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनको लेकर यह कहा जाता है कि वो सेडिशन जैसे कानूनों को पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा हैं, उन्होंने इस मामले को संवैधानिक बेंच यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। CWC की बैठक से निकला 2024 की जीत का रोड मैप। कांग्रेस ने किया 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत का दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक रविवार को संपन्न हो गई। इसमें पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लड़ाई के लिए अपनी पूरी तैयारी पर विश्वास दिखाया। CWC की बैठक खत्म करते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि उसे इस साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश मिलेगा। CWC के प्रस्ताव में कहा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन की तैयारियों की पुष्टि करता है जो अप्रैल-मई 2024 में होने वाला है। कांग्रेस पार्टी आगे की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसे विश्वास है कि लोग बदलाव चाहते हैं। हम कानून व्यवस्था, स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता और क्षमता की उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। पार्टी की नवगठित CWC की 2 दिवसीय बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इसमें कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य सहित कई शीर्ष नेताओं ने भाग लिया था। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना और देश में एक वैकल्पिक सरकार बनाना है। इसके लिए हमें मेहनत से काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिंदे के विधायकों की अयोग्यता की मांग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर को अहम निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से कहा कि वो अगले हफ्ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें। हम सुनवाई में वो मामले के निपटारे की सही सीमा तय करें और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद मामले को अपने पास सुनवाई के लिए
लगाते हुए कहा कि स्पीकर कार्यालय उन्हें उस दिन अपनी तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अवकाश को रद्द करके विश्वकर्मा समाज का कर दिया अपमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा, शर्मा तथा शिल्पकार समाज को बधाई देते हुए कहा कि सृष्टि में शिल्पकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा प्रसिद्ध है। समाजवादी सरकार में विश्वकर्मा समाज के लिए ग्राम सभा की जमीन का पट्टा, विश्वकर्मा लोहार बढ़ई समाज के नौजवानों को ITI का प्रमाण पत्र, पुश्तैनी काम करने वालों को रोजगार के साथ विश्वकर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। भाजपा सरकार ने पूजा पर्व पर घोषित सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर विश्वकर्मा समाज का अपमान किया है। उधर सपा मुख्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्पेशल सेशन में केंद्र पर कांग्रेस प्रमुख खड़गे का वार। बोले, कुर्सी छोड़ दो, बात बात पर डराने से क्या होता है। जी हां दोस्तों, संसद के विशेष सत्र की शुरुआत सोमवार से हो गई है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में सदस्यों ने हिस्सा लिया और राज्यसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कविता के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने इस कविता के जरिए सरकार को घेरा और कहा कि अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता है तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दें, आपको बात बात पर डराने की जरूरत नहीं है। खड़गे ने अपना भाषण इस कविता के साथ शुरू किया। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो, बार बार बात बात पर डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने धमकाने से क्या होता है। तो दोस्तों, इस कविता के साथ खड़गे ने शुरुआत किया था और उसके बाद बीजेपी से इतना तक कह दिया कि डराने से क्या होता है, कुर्सी छोड़ दो। राज्यसभा में विपक्ष नेता खड़गे ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तो देश की नींव पड़ रही थी और जो पत्थर नींव में पड़ते हैं वो नहीं दिखते हैं, जो दीवार पर लिखे जाते हैं सिर्फ वही दिखते हैं। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि आप बहुत दिलदार हैं, आपसे गुजारिश करता हूं कि संजय सिंह और राघव चड्ढा को वापस बुला लें। जितने भी महान नेता इस सदन का हिस्सा बने हैं, फिर वो अमीर हो या गरीब, सबका एक ही वोट रहा है। इन दिनों विपक्ष को सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के जरिए इंडी कहा जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा आदिवासी जैविक खेती योजना में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार, राष्ट्रपति से कर दी जांच की मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी जैविक खेती योजना के लिए स्वीकृत 74 करोड़ की राशि में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस संबंध में दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र के साथ भोपाल के साकेत नगर में रहने वाले पुनीत टंडन की शिकायत को संलग्न किया है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के आदिवासी वर्ग के लिए वर्ष 2016-17 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी जैविक खेती योजना के लिए स्वीकृत 74 करोड़ की राशि में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर राज्य शासन द्वारा कार्रवाई करने की जगह भ्रष्ट अफसरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार टंडन ने बताया है कि मध्य प्रदेश के 24 जिले में आदिवासी हितग्राहियों की फर्जी सूची बनाकर राशि का गबन कर लिया गया। केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़े जनजाति समुदाय के किसानों के लिए 90 करोड़ रुपए और अन्य आदिवासी किसानों को जैविक खेती से जोड़ने के लिए 54 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कराइए जल्दी चुनाव, हम हमेशा तैयार रहते हैं। अमित शाह के बिहार में समय से पहले चुनाव वाले बयान पर बोले नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में एक देश एक चुनाव की चर्चा चल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दावा किया है कि अगर बीजेपी देश में समय से पहले चुनाव कराना चाहती है तो उनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। नीतीश ने कहा कि बिहार विधानसभा और लोकसभा चुनाव जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया और अच्छा रहेगा। लोकसभा चुनाव कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन हम चुनाव के लिए हर वक्त तैयार हैं। वहीं नीतीश के साथ मौजूद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव जल्द होने की संभावना जता चुके हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव भी जल्द कराने की बात उन्होंने पहली बार कही। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते शनिवार को जोगबनी सीमा पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जल्द ही चुनाव होंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी।
कि ऐसा होने पर वो सीमांचल की हर समस्या का समाधान करेंगे। वहीं मधुबनी के झंझारपुर की रैली में शाह ने आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को तेल और पानी की मेल बताया था जो कभी भी साथ नहीं हो सकते और बिहार महागठबंधन को स्वार्थी और गठबंधन करार दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लखनऊ में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत के बुलावे पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोग और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों की महापंचायत है। इको गार्डन में हो रही इस महापंचायत ने प्रदेश का माहौल सरगर्म कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बुलावे पर भारी संख्या में किसान लखनऊ पहुंचे और इस दौरान एमएसपी पर गारंटी, गन्ना मूल्य, बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली पर सरकार को घेरने की तैयारी की। बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में हो रहे इस किसान महापंचायत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही निगाहें टिकी हैं। महापंचायत शुरू होने से पहले ही राकेश टिकैत ने अपने तेवर दिखा दिए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि एमएसपी और बकाया भुगतान के मुद्दों पर सरकार अपने वादे पूरा नहीं कर सकी है। मुफ्त में बिजली देने के ऐलान पर भी अमल नहीं हो सका है। टिकैत ने ऐलान किया है कि महापंचायत में किसानों के मुद्दों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या किसान बीजेपी का खेल 2024 की लोकसभा चुनाव में बिगाड़ देंगे? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीवी न्यूज चैनलों के सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम को सख्त बनाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। एनबीडीए को दिया 4 हफ्ते का समय। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वो टीवी समाचार चैनलों की निगरानी के स्वनियामक तंत्र यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम को सख्त बनाना चाहता है, जिसके संबंध में न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन को नए दिशा निर्देशों के साथ आने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला व मनोज मिश्रा की एक खंडपीठ ने इन जवाबों का संज्ञान लिया कि एनबीडीए नए दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए अपने मौजूदा अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और पूर्व अध्यक्ष आर.वी. रविंद्रन के साथ परामर्श कर रहा है। एनबीडीए की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने नए दिशा निर्देशों के साथ आने के लिए 4 सप्ताह का वक्त मांगा है। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही 3 चरणीय तंत्र बना चुकी है, जिसमें से पहला स्वनियामक ही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले तेलंगाना से 100 दिन के अंदर बीआरएस की सरकार हटेगी। कहा हमारी सरकार बनी तो सिलेंडर 500 रुपए में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर तेलंगाना में जमकर गरजे हैं राहुल गांधी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तेलंगाना में भी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर ताकत फूंक दी है और भारत जोड़ो यात्रा से जो मोमेंटम कांग्रेस पार्टी को दक्षिण भारत में मिला, उसका इस्तेमाल करने फिर से राहुल गांधी इस वक्त पहुंच चुके हैं तेलंगाना में और एक तरीके से उन्होंने बीआरएस पर जबरदस्त हमला बोला है और तमाम पार्टियों को बीजेपी की पार्टी बताई है और कहा है कि इनके मुखौटे अलग हैं लेकिन ये सब बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जब जब भाजपा को इनकी जरूरत पड़ती है, ये भाजपा को अपना समर्थन देते हैं। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से जो लोकप्रियता राहुल गांधी को मिली, वो तेलंगाना की इस रैली में भी देखने को मिली, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी को सुनने आए। और इसी बीच राहुल गांधी ने फिर से कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह यहां पर तेलंगाना में भी कई वादे कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़े 2 वादे हैं 500 रुपए में सिलेंडर और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे देश में अगर कोई राज्य है जहां पर इस वक्त 500 रुपए सिलेंडर मिल रहा है तो वो राजस्थान है। और जिस प्रकार से 5 बड़ी गारंटी लोगों को कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने दी थी और उसको सरकार बनते ही एक एक करके पूरा कर दिया, उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी को लेकर भरोसे का भाव बन चुका है। और अब राहुल गांधी इसी भरोसे का इस्तेमाल करते हुए फिर से नए वादे तेलंगाना में लोगों से करने आए हैं और अगर लोगों ने अपना भरोसा कांग्रेस पार्टी पर जताया तो यहां पर कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनती हुई नजर आ सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बदलाव चाहती है देश की जनता। कांग्रेस कार्य समिति ने बैठक में चुनावी तैयारियों को गति देने के लिए लिया संकल्प। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव एवं 2024 के लोकसभा चुनाव में दृढ़ इरादों के साथ मैदान में उतरने का ऐलान करते हुए कहा कि देश की जनता बदलाव चाहती है और पार्टी इस लड़ाई के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी कामयाबी के साथ केंद्र में
में वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए पार्टी में अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि तानाशाही शासन को परास्त कर लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस जनों को आपसी मतभेद भुलाकर कर्नाटक की तरह एकजुट होकर मैदान में उतरना होगा। पार्टी में एकता को उच्च प्राथमिकता देने का संदेश देने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को एकता की शपथ भी दिलाई गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पार्लियामेंट में सरकार क्या करने जा रही है? 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा रोक दीजिए। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक पर संसद में चर्चा होने वाली है। इससे ठीक पहले 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। इसमें पीएम से विधेयक के उस प्रावधान को खत्म करने की अपील की गई है जिसमें सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर से घटाकर कैबिनेट सचिव के बराबर करने की बात की गई है। शनिवार को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदो, टीएस कृष्णमूर्ति समेत कई सारे पूर्व सीईसी ने कहा है कि दर्जा घटाने के प्रस्ताव से उनके नौकरशाही से स्वतंत्र होने की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश के बाद ललन सिंह ने अमित शाह को घेरा, कहा वो नकली भविष्यवक्ता हैं, जनता देगी करारा जवाब। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी के झंझारपुर की चुनावी रैली में बिहार की महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा था और लालू नीतीश पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जैसे तेल पानी का मेल नहीं हो सकता वैसे ही आरजेडी और जेडीयू भी कभी नहीं मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार ने गठबंधन किया है, वो स्वार्थी हैं और उन्हें भी डुबो देगा। शाह के इस बयान पर अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमित शाह नकली भविष्यवक्ता हैं। झंझारपुर रैली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो जनता से बार बार ताली बजवा रहे थे लेकिन फिर बहुत कम लोग ताली बजा रहे थे। इन लोगों ने सिर्फ देश को बांटने का काम किया है। जनता सब देख रही है और 2024 के चुनाव में करारा जवाब देगी। रविवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में ललन सिंह यह बयान उन्होंने दिया। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने भी अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्ष की एकजुटता से भाजपा परेशान है और हमने विपक्षी दलों को एक साथ लाने की जो कोशिश की है उससे भाजपा बेचैन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नोएडा प्राधिकरण के एक दो अफसर नहीं पूरा तंत्र ही भ्रष्टाचार में डूबा है, सुप्रीम कोर्ट का बयान। जी हां दोस्तों, सुपरटेक के ट्विन टावर मामले के बाद मुआवजा वितरण फर्जीवाड़े में सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण पर तल्ख टिप्पणी की है। इससे प्राधिकरण के अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोएडा प्राधिकरण के एक दो अधिकारी नहीं पूरा तंत्र ही भ्रष्टाचार में डूबा है। मुआवजा वितरण में हुए फर्जीवाड़े की जांच यूपी सरकार द्वारा न कराए जाने पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा है कि हमारे विचार में ये प्राधिकरण के एक या दो अधिकारियों के कहने पर नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया संपूर्ण नोएडा सेटअप इसमें शामिल होता प्रतीत हो रहा है। शीर्ष अदालत इस मामले में एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर ही रहा है। आरोप है कि भूमि मालिकों को गलत तरीके से करोड़ों का मुआवजा दे दिया गया और इस प्रकरण में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सलाह मायावती और ओवैसी ने मानी तो यूपी में बदल जाएगी तस्वीर, बीजेपी की बढ़ सकती है यहां पर परेशानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि बसपा प्रमुख मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। अगर वो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं तो इससे इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। अभी बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, इसलिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। वहीं संसद के विशेष सत्र को उन्होंने धोखा बताया और कहा कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, विपक्ष को इसमें जाना चाहिए। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि संसद सत्र में पूरे विपक्ष को शामिल होना चाहिए। अगर शामिल नहीं हुए तो वो एक तरफा सब कुछ कर लेंगे। उनके
सामने 24 का चुनाव है और ये सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। इमरजेंसी के तौर पर जो ये सत्र बुलाया है, जिस मकसद से बुलाया है, उनका इलेक्शन का मकसद है ताकि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। इस चीज़ से उनका फ़ायदा नहीं होगा, ये सब धोखा है, इसके पीछे कुछ और है, इससे अपना माहौल बनाना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया हिसाब, सरकार को दी एक सलाह। जी हाँ दोस्तों, खड़गे ने कहा कि हमने लोकतंत्र को बरकरार रख उन लोगों को गलत साबित कर दिया, हमने इसे मजबूत किया और सुरक्षित किया। आप पूछते हैं कि हमने 70 सालों में क्या किया है? हमने 70 सालों में लोकतंत्र को बचाया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी बिहार के 38 जिलों की यात्रा पर निकलेंगे, अक्टूबर में शुरू कर सकते हैं यात्रा। बीजेपी बोली जनता 5 विभागों का हिसाब मांगेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की चुनाव की तैयारी के मद्देनजर जिले की यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन के अंदर लोकसभा चुनाव की सीटों पर बातचीत फाइनल नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव हर सीट पर अपनी मजबूती बनाना चाहते हैं। वो बिहार के सभी 38 जिलों के दौरे पर निकलेंगे और वहां संगठन के कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों आदि के साथ मीटिंग करेंगे। बूथ स्तर तक आरजेडी की मजबूती का जायजा लेंगे और कहीं कोई विवाद या परेशानी दिखी तो उसे दूर भी करेंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का तूफानी दौरा किया था और ऐसे दौरा तो चुनाव के समय होगा, लेकिन उससे पहले भी तेजस्वी यादव हर जिले तक जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीती तो कौन होगा सीएम, इसको लेकर बड़ी खबर। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सचिन पायलट ने कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शोर जोरों पर है और इस बीच एक सवाल प्रदेश की सियासत के इर्द गिर्द पिछले कुछ समय से घूम रहा है। सवाल यह है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? वहीं एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अब खुद इस सवाल का जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में 2 बार बज गया राष्ट्रगान, विपक्षी दलों ने बताया अपमान, स्पीकर ने दिए जांच के आदेश। या दोस्तों, संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अचानक सदन में राष्ट्रगान बजने से एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। उस समय 11 नहीं बजे थे और न ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर बैठे थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही राष्ट्रगान शुरू हो गया और उस समय सदन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी समेत सभी सांसद सम्मान में खड़े हो गए और इसके खत्म होते ही लोकसभा के महासचिव उत्पल सिंह जैसे ही सदन के अंदर आए, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या हुआ। लोकसभा स्पीकर बिरला ने आने के बाद सदन की परंपरा के मुताबिक राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्रवाई फिर से शुरू की। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।